मैं तो आयुर्वेद की ही चिकित्सा करूंगा और मैं आयुर्वेद की ही आपको जड़ी बूटी खिलाऊंगा, तो वहाँ पे आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की शरण लेना पड़ेगा। आदर्श स्वास्थ्य के लिए एलोपैथी की भी आवश्यकता है, आयुर्वेद की आवश्यकता है, सामंजस्य स्थापित करना पड़ेगा। आज हमारे देश में भी आप देख रहे हैं कि बच्चे को हम पहले मोबाइल से दूर रखा करते थे, आज ये नहीं कह सकते कि बच्चे को मोबाइल की आवश्यकता है, उससे वो पढ़ने में उसका सदुपयोग करेगा। दादी माँ का नुस्खा था तो दादी माँ ने कहा कि बेटा एक तेल लगा लो। आपको दादी माँ का नुस्खा पसंद नहीं था तो आप किसी डॉक्टर के पास चले गए, उसने आपको उस डॉक्टर के पास जो उपलब्धता थी उसने उसको आपको इंजेक्शन लगा दिया या कोई गोली दे दिया। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि उसने आपको एलोपैथी की गोली दिया कि आयुर्वेद की गोली दिया। बहुत बहुत प्रणाम आप सभी को। ताप्ती दर्शन न्यूज़ चैनल में हम बैठे हुए हैं स्टूडियो में, और आज हमारा सौभाग्य है कि सिवनी के बहुत ही प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर गजेंद्र डहरवाल जी, जो आयुर्वेद के क्षेत्र में बहुत प्रामाणिक और जाना पहचाना नाम है ऐसे, और हमारा सौभाग्य है कि हमारे मित्र भी हैं, तो आज हमारे बीच में उपस्थित है यहाँ पर ताप्ती दर्शन के स्टूडियो में। तो आज हम उनसे चर्चा करेंगे। आज जो एक तरीके से एक पैथियों के बीच का जो एक लड़ाई है, एक तरीके से कह सकते हैं, तो इसमें जो दुविधा है लोगों के मन में कि कौन सी पैथी ज़्यादा बेहतर है, कौन सी उचित है, कौन सी अनुचित है, क्या करना चाहिए बीमारियों की अवस्था में, तो ये दुविधा के ऊपर आज हम उनसे चर्चा करेंगे। और निश्चित तौर पर हमारी ये जो बातचीत जो है, आज हम जो हमारे मन में जो प्रश्न आ रहे हैं, तो ये प्रश्न स्वाभाविक तौर पे आपके मन में भी होंगे, तो इसका समाधान भी निकलेगा कि ऐसी दुविधा हमारे मन में ना हो। तो आज बहुत सारी बातें हम आदरणीय डॉक्टर साहब से करेंगे। तो आइए, आज हमारे साथ में डॉक्टर साहब है ही है, तो आज उनसे कुछ बात करते हैं। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका धन्यवाद ताप्ती दर्शन के इस न्यूज़ चैनल में। तो आज चूँकि आज हमारे बीच में है, इसलिए हम आपका कुछ लाभ भी लेना चाहेंगे। हमारे बैतूल के जो लोग हैं, जो पैथियों की इस लड़ाई में अपने आप को कहीं ना कहीं दुविधा में पाते हैं, तो आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज के परिप्रेक्ष्य में, आज की जो आधुनिक जो जीवन शैली है और उससे जो उत्पन्न होने वाले जो रोग है, उनसे उनके उपचार में और उन रोगों के बचाव के लिए आयुर्वेद कितना प्रासंगिक है? देखिए, सबसे पहले तो जो आपने कहा कि विवाद और तब हुआ करते हैं, मतभेदता तब हुआ करती है जबकि चिकित्सा की यदि बात करें, जिसमें चिकित्सा में जो विवाद आपने कहा, पैथियों की जो लड़ाई आपने कही, चिकित्सा किसी एक सिद्धांत पर आश्रित नहीं है। व्यक्ति के जीवन में दुख है, उस दुख से निवृत्ति के लिए उपाय करने हैं, जिसको हम चिकित्सा कहते हैं। व्यक्ति के जीवन में धन का अभाव है तो उसको भी उसमें भी वह रोगग्रस्त हो जाता, तो उसके लिए उसको चिकित्सा की आवश्यकता है, उपचार की आवश्यकता है। उसके शरीर में कोई दुख हो गया, कोई व्याधि हो गई, तो उसके लिए भी उसके उपचार की आवश्यकता है। जैसे जैसे समय बदलता है, समय के अनुरूप हमारा पहनावा बदलता है, समय के अनुरूप हमारा व्यवहार बदलता है, वैसे ही समय के साथ साथ में कुछ चिकित्सा के उपक्रम नए नए जुड़ गए, जिसको हमने आधुनिक चिकित्सा का उपक्रम कह दिया। उससे हमको अलगाव नहीं रखना चाहिए, सबसे पहले तो मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि जैसे जैसे विकास हो रहा है, हम देखते हैं कि आज यदि हम धर्मशास्त्र में काम करने वाला व्यक्ति है, उसको भी हम वो भी इनकार नहीं कर सकता है कि उसको कंप्यूटर की आवश्यकता नहीं है। बच्चे को हम पहले मोबाइल से दूर रखा करते थे, आज ये नहीं कह सकते कि बच्चे को मोबाइल की आवश्यकता नहीं, उससे वो पढ़ने में उसका सदुपयोग करेगा तो उससे नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। वैसे ही जब चिकित्सा की बात थी, दुनिया बदली, तो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान हमारे सामने आया। उसकी बहुत सी अच्छाइयाँ भी हैं, उस अच्छाइयों का हमको सामंजस्यपूर्ण उपयोग करना चाहिए। अब समय बदला है, कहाँ किस चीज़ की आवश्यकता है, उसका बुद्धिमानतापूर्ण उसका उस जगह में इस्तेमाल कर लेना, बिल्कुल ये पहली बुद्धिमानी है। हमको लड़ाई में जाने से पहले की अपेक्षा यह देखना है कि कहाँ किस चीज़ की आवश्यकता है। कहीं पर एक परिवार में भी ऐसा होता है कि किसी परेशानी के हल करने के लिए परिवार का कोई एक व्यक्ति सक्षम होता है, दूसरी परेशानी को हल करने के लिए एक तीसरा व्यक्ति सक्षम होता है। वैसे ही आज के समय एक प्रिविलेज है हमारे पास कि हमारे पास आधुनिक चिकित्सा विज्ञान भी है, हमारे पास आयुर्वेद भी है, और हमारे पास योग भी है, हमारे पास और दूसरी पैथियाँ भी हैं। इनका एक सामंजस्यपूर्ण व्यवहार करके यदि हम उपयोग करेंगे इनका, तो मानव सभ्यता का, मानव समाज का ज़्यादा अच्छा विकास हो सकता है, ज़्यादा अच्छा हित हो सकता है। मेरा ऐसा मानना है। जहाँ तक पैथी और उसमें आयुर्वेद की आपने बात किया, तो मैं आपको बता दूं कि आयुर्वेद एक चिकित्सा शास्त्र तक सीमित नहीं है। आयुर्वेद संपूर्ण जीवन का एक दर्शन है। आयुर्वेद को चिकित्सा शास्त्र बोलना उसका अधूरा ज्ञान है। पहले
आयुर्वेद बताता है कि व्यक्ति को जीना कैसे। एक्चुअली यदि हम कहें तो जीवन जीने की कला आयुर्वेद सिखाता है। आयुर्वेद कहता है कि यदि आपको किसी भी प्रकार का दुख है, शारीरिक दुख है, तो वहाँ भी उसके लिए विकल्प हैं आपके पास आयुर्वेद के शास्त्र में। यदि आपको मन अच्छा नहीं लग रहा है तो आयुर्वेद शास्त्र में आपके पास में विकल्प हैं, आपके पास आयुर्वेद शास्त्र में हल है। यदि आपको लगता है कि जीवन के किसी पड़ाव में आप अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, आप अपने आप को अस्थिर महसूस कर रहे हैं, आप अपने आप को डिलेमा में पा रहे हैं, वहाँ भी आयुर्वेद आपको दिशा देता है। इसलिए आयुर्वेद जीवन का, संपूर्ण जीवन का दर्शन है। आयुर्वेद कहता है कि देखिए, उससे समझ सकते हैं कि आयुर्वेद ने एक स्थान पर यह भी कहा कि एक व्यक्ति को जीवन कैसे जीना। ये चिकित्सा शास्त्र की बात नहीं हो सकती। बिल्कुल। आयुर्वेद कहता है कि एक व्यक्ति से व्यवहार कैसे करना, ये चिकित्सा शास्त्र की बात नहीं हो सकती। बिल्कुल। आयुर्वेद तो कहता है कि साहब बच्चों को आगे बढ़ना है तो कैसे बढ़ें, एक बच्चा दूसरे बच्चे से कैसे प्रतियोगिता करे, कैसे स्वस्थ प्रतियोगिता करे। तो आयुर्वेद कहता है कि स्थान पर कि व्यक्ति को एक दूसरे से ईर्ष्या करनी चाहिए। तो कैसी ईर्ष्या करनी चाहिए? व्यक्ति को उसके हेतु से ईर्ष्या करनी चाहिए। एक व्यक्ति, बच्चा पढ़ करके कलेक्टर बन गया, दूसरा बच्चा उसके साथ पढ़ रहा था, वह कलेक्टर नहीं बन पाया, बड़ी एग्जाम में पास नहीं हो पाया। शास्त्र कहता है कि ईर्ष्या करना, उसके हेतु से ईर्ष्या करना, शास्त्र ने बताया, आयुर्वेद शास्त्र ने। तो एक व्यक्ति जो आईएएस बन गया, उसके हेतु से ईर्ष्या दूसरे बच्चे करें। उसका हेतु था उसने कैसे 24 घंटे मेहनत किया, कैसे कठिन परिश्रम किया, और उस परिश्रम का परिणाम था कि वो आईएएस के एग्जाम को क्रैश कर पाया, पास कर पाया। तो उसका हेतु से ईर्ष्या करो, और हेतु से ईर्ष्या जब बच्चा करना सीखेगा तो वह भी सोचेगा मुझे भी मेहनत करना है। आपको याद होगा, एक बहुत अरसे पहले दूरदर्शन में एक विज्ञापन आया करता था ओनिडा टीवी का, उसमें एक बड़ा अच्छा करप्शन था। जब हम लोग अंग्रेजी पढ़ते थे तो हम उसको सीखते थे कि दो प्रकार की ईर्ष्या के लिए अंग्रेजी में शब्द है, एक एनवी और एक जेलसी। तो ओनिडा टीवी का विज्ञापन में आता है कि योर ओनिडा टीवी एनवी ऑफ योर नेबर, वहाँ जेलसी ऑफ योर नेबर नहीं कहा कि ओनिडा टीवी आपके घर में आया, पड़ोसियों की जलन, ओनिडा टीवी आपकी शान और पड़ोसियों की जलन, हिंदी में ऐसा था। अंग्रेजी में दो शब्द हैं कि ईर्ष्या, जलन, और एक है एनवी। एनवी का मतलब होता है कि आपको ऐसी ईर्ष्या करना है कि उससे मुझे भी प्रेरणा मिले, कि मुझे आपके जीवन से प्रेरणा मिले। आप किसी क्षेत्र में सफल हो गए हैं तो मुझे प्रेरणा मिले कि आपने उसके पीछे मेहनत क्या किया, मैं ऐसी ईर्ष्या करूं और उसके आधार पर आगे बढ़ूं। तो आयुर्वेद शास्त्र इस प्रकार के बड़ा अच्छा वर्णन है। आयुर्वेद शास्त्र में एक आचार रसायन नामक अध्याय है, वो बताता है कि व्यक्ति को कैसे व्यवहार करना। अब ये बताइए कि क्या चिकित्सा का विषय हो सकता है? बिल्कुल नहीं। अब यदि किसी को कोई रोग हो गए व्यक्ति जीवन में, किसी के यदि घुटने में दर्द हो रहा है, तो आपके पास में विकल्प है कि आप उस दर्द की निवृत्ति के लिए, वो दर्द होगा तो आपके मन को पीड़ा पहुंचा रहा है, उससे निवृत्ति के लिए आपको उपाय करना है। आपके पास में यदि कोई दादी माँ का नुस्खा था तो दादी माँ ने कहा कि बेटा एक तेल लगा लो, उससे आपको घुटने का दर्द ठीक हो जाएगा। आपको दादी माँ का नुस्खा पसंद नहीं था तो आप किसी डॉक्टर के पास चले गए, उसने आपको, उस डॉक्टर के पास जो उपलब्धता थी, उसने उसको आपको इंजेक्शन लगा दिया या कोई गोली दे दिया। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि उसने आपको एलोपैथी की गोली दिया कि आयुर्वेद की गोली दिया। हाँ, वर्तमान में ये इसकी आवश्यकता है कि एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि हर स्थान पर हर व्यक्ति के लिए कब आयुर्वेद की आवश्यकता है, कब एलोपैथ की आवश्यकता है। इमरजेंसी आ गई और आप बोले कि साहब आयुर्वेद, एक आदमी को हार्ट अटैक आ गया और आप बोले कि आयुर्वेद, मैं तो आयुर्वेद की ही चिकित्सा करूंगा और मैं आयुर्वेद की ही आपको जड़ी बूटी खिलाऊंगा, तो वहाँ उचित नहीं होगा। वहाँ पे आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की शरण लेना पड़ेगा। लेकिन यदि एक बार आपको कोई प्रॉब्लम हो गई है, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने इमरजेंसी को मैनेज कर लिया, लेकिन उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि अब आपको ऑपरेशन ही करना है, तो वहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा, एक संस्था को निर्धारित करना पड़ेगा कि इसके बाद आयुर्वेद का कार्यक्षेत्र प्रारंभ होता है। तो व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए, उसके आदर्श स्वास्थ्य के लिए एलोपैथ की भी आवश्यकता है, आयुर्वेद की आवश्यकता है। सामंजस्य स्थापित करना पड़ेगा। आज हमारे देश में भी आप देख रहे हैं कि कितनी व्यवस्था चल रही, वैचारिक मतभेद है। हर व्यक्ति यदि अपने धर्म का पालन करे तो वहाँ मतभेद नहीं होंगे। तो आयुर्वेद शास्त्र अब चिकित्सा के, माफ करें, चिकित्सा के लिए भी यही है कि जहाँ एक ऐसी संस्था की आवश्यकता है, ऐसी समझ की आवश्यकता है कि कहाँ किस पैथी का वैशिष्ट है, कहाँ किस पैथी की ज़्यादा आवश्यकता है, व्यक्ति के लिए वो उचित है, उसका हम निर्धारण करें, उसके आधार पर चिकित्सा करें, तो कोई मतभेद नहीं होगा। बढ़िया। तो बात दरअसल हम जिस वैचारिक मतभेद की बात कर रहे हैं, तो आपकी बातों से मुझे ऐसा लगता है कि इस समय जो आवश्यकता है, एलोपैथिक की बात करें या आयुर्वेद की बात करें या अनेक जो अलग अलग पैथी है, होम्योपैथिक से लेकर के और यूनानी चिकित्सा तक, तो इन सब का एक समावेश
या यूँ कहें कि इसको एक इंटीग्रेटेड यदि कोई चिकित्सा पैथी हम तैयार कर पाए, जिसमें एलोपैथी का जहाँ पर उपयोग हो तो एलोपैथी का भी आवश्यकता जहाँ पर है तो उसका भी उपयोग हो जाए, आयुर्वेद की जहाँ पर आवश्यकता है एक लंबे ट्रीटमेंट के लिए तो उसमें आयुर्वेद का भी समावेश हो। मतलब पेशेंट की या यूँ कहें कि जो रोगी के हित में जो कुछ आवश्यक हो उन सब को मिला करके हम एक चिकित्सा पैथी स्थापित करें। दरअसल डॉक्टर साहब बात ये सारे विषय इसलिए और ये सारी दुविधा इसलिए भी आ रही है क्योंकि अभी पिछले दिनों एक विवाद हुआ था, क्योंकि कुछ सरकारी नियम ऐसे बने हुए हैं, कानून ऐसे बने हुए हैं कि आप किसी बीमारी को क्लेम नहीं कर सकते कि ये बीमारी हम क्योर करते हैं, जबकि आपने जिस सूक्ष्मता से बताया है कि आयुर्वेद इस सूक्ष्म स्तर पे कार्य करता है कि आपके वैचारिक आपकी स्थिति क्या हो, आपके विचार क्या हो, आपका खान पान क्या हो, किस दिशा में आप बीमारियों की स्थिति में सोचें और बीमारियों से उभरे, इतनी सूक्ष्मता से जिस आयुर्वेद के का जो सिद्धांत है तो इसमें तो पूर्णतः बीमारियों का क्योर, पूर्णतः बीमारियों से मुक्ति ये तो संभव है और हमने सुना भी है, ऐसा मानते भी बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो ऐसे समय में क्या जो पिछले जो कुछ कानून ऐसे थे जिनकी वजह से ऐसे लोग जो क्लेम करते हो कि हमने बीपी ठीक कर दिया हो, हमने शुगर ठीक कर दिया हो, उस जो आपने कहा ये बड़ा प्रासंगिक विषय है वर्तमान में और हर बुद्धिजीवी के जहन में ये प्रश्न आ सकता है। उसमें बहुत ज़्यादा मैं गलती ढूंढता नहीं हूँ। वर्तमान शासन व्यवस्था है तो उसमें एक बड़ी अच्छी व्यवस्था है कि राजाज्ञा, कोई अनाधिकृत व्यक्ति चिकित्सा कर्म में संलिप्त न जुड़ जाए, अनाधिकृत व्यक्ति जो उसका अधिकारी नहीं है वो यदि चिकित्सा करने लग जाएगा तो नुकसान होगा। इसके लिए शासन तंत्र में व्यवस्था बने राजाज्ञा। प्राचीन काल में भी ऐसी व्यवस्था थी कि राजाज्ञा यदि आपको है तब आप चिकित्सा करेंगे, राजाज्ञा यदि आपको व्यवसाय करने की तो आप चिकित्सा करेंगे। वर्तमान में भी यही है, लाइसेंस यदि आपके पास में है तो आप व्यापार करेंगे, लाइसेंस यदि आपके पास में है तो आप चिकित्सा करेंगे। तो राजाज्ञा उस समय भी थी और आज भी राजाज्ञा सरकारी अनुमति लाइसेंस इसके आधार पे है। तो उसमें आदमी विभेद ढूंढने लग गया। मैं आयुर्वेद की यदि बात करूँ तो जैसा मैंने कहा कि आयुर्वेद एक संपूर्ण जीवन का दर्शन है, व्यक्ति को कैसे जीना इसका विज्ञान है। सबसे पहले यदि आयुर्वेद के अनुरूप व्यक्ति जीवन जीने तो बीमार ही नहीं पड़ेगा, पर यदि वो बीमार हो गया तो आयुर्वेद शास्त्र में उसकी भी व्यवस्था है कि यदि आपको शारीरिक कुछ व्याधियाँ हो गई तो उसका हल आयुर्वेद बड़े अच्छे से देता है, संपूर्ण हल देता है। संपूर्ण हल देने के लिए कोई दूसरा विज्ञान नहीं है आपके पास में। आयुर्वेद का एक छोटा सा भाग है चिकित्सा जी, एलोपैथी का एक संपूर्ण भाग ही है चिकित्सा, ट्रीटमेंट। अब मैं ट्रीटमेंट और चिकित्सा में विभेद आपको बताता हूं तो आप बता पाएंगे, समझ पाएंगे और हमारे दर्शक भी समझ पाएंगे कि कैसे आदमी को आज सामंजस्य स्थापित करके बुद्धिमत्तापूर्ण विवादों से बच करके आगे चलना चाहिए। और हमको अपना डॉक्टर का उद्देश्य ही होना चाहिए ह्यूमन वेलफेयर, बिल्कुल उसके सुख के लिए, उसके दुख की निवृत्ति के लिए। कभी इंजेक्शन की आवश्यकता है तो मुझे परहेज नहीं करना चाहिए, कभी उसको कड़वी दवाई की आवश्यकता है तो परहेज नहीं करना चाहिए, कभी उसको मीठी दवाई की आवश्यकता है तो परहेज नहीं करना चाहिए। और देश काल प्रकृति परिस्थिति इसके अनुरूप आदमी को व्यवहार करना चाहिए। यदि एक बच्चा है उसको मैं बोलूँ कि इसको ठीक करने के लिए साहब स्किन की डिसीज है, उसको ठीक करने के लिए मैं नीम का काढ़ा ही पिलाऊंगा, बच्चा ना पिएगा, उससे उसका मन भी दूषित हुआ। और हम चिकित्सा कर्म नहीं कर पाएंगे, सफलता नहीं मिलेगी, ठीक है, हमको उपशय नहीं मिलेगा। तो अब हम क्या कहेंगे कि वहां पे एक नया निर्णय करेंगे कि साहब एक सिरप है जो मीठा सा लगता है उसको दे दो, हमको कड़वे की आवश्यकता नहीं, और बहुत से विकल्प है हमारे पास औषधियों के, तो उनको हम दे सकते हैं। अब अभी चिकित्सा की बात निकली थी जिसके कारण चिकित्सा की वजह से ही लोग आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। चिकित्सा का जो शाब्दिक अर्थ है वो बड़ा इनकम्प्लीट है लोगों के जहन में। चिकित्सा जो शब्द है जिसको हम ट्रीटमेंट कहते हैं वो उसका पर्यायवाची नहीं है चिकित्सा का ट्रीटमेंट। चिकित्सा एक संस्कृत शब्द है जो संस्कृत की धातु कित रोगापनयने से बना है। दैट नॉट ओनली मीन्स द कॉजेटिव रिमूवल ऑफ द दोषी फैक्टर बट द रीस्टोरेशन ऑफ दोषी इक्विलिब्रियम। अर्थात चिकित्सा का अर्थ हुआ व्याधि के बीमारी के कारणों को दूर करना और उसके जो लक्षण हैं उसको समाप्त करना। ट्रीटमेंट बोले साहब मैं चिकित्सा करने जा रहा हूँ, एक ने बोला, आयुर्वेद के डॉक्टर बोला मैं चिकित्सा करता हूँ, एलोपैथ के डॉक्टर ने कहा मैं ट्रीटमेंट करता हूँ। ट्रीटमेंट अभी एक चिकित्सा का आधा भाग है। आधा भाग ट्रीटमेंट में लक्षणों के आधार पर चिकित्सा होती है कि व्यक्ति को बुखार आया तो शरीर में टेम्परेचर बढ़ा तो उसे लक्षणों के आधार पर डॉक्टर ने कहा कि पैरासीटामोल की गोली खा लो और आपका बुखार ठीक हो जाए, लक्षण को ठीक किया। आयुर्वेद का चिकित्सा कहता है यदि आपको बुखार आया तो टेम्परेचर तो बढ़ा लेकिन उसका कारण क्या था,
एक व्यक्ति को कुबड़े जी बुखार आया किसी इन्फेक्शन की वजह से, शास्त्र कहता है। एक व्यक्ति को बुखार आया उसके मन के अवसाद की वजह से। एक व्यक्ति को बुखार आया उसके मन का कोई भाव फुलफिल नहीं हुआ तो बुखार आया। हम एक शोकज ज्वर कहते हैं। एक व्यक्ति को किसी कारण से शोक हुआ, एग्जाम में फेल हो गया तो शोक हुआ, कोई दुख हुआ तो शोक हुआ, उस शोक का परिणाम भी बुखार हो सकता है, शास्त्र ऐसा कहता है। एक व्यक्ति की कोई इच्छा पूरी नहीं हुई है तो भी उसको बुखार हो सकता है, ज्वर हो सकता है। एलोपैथ ने क्या किया कि बुखार आया, हमको नहीं पता किस कारण से हुआ, टेम्परेचर बढ़ेगा तो पैरासिटामोल देके टेम्परेचर को कम किया, यानी लक्षणों को दूर किया। और आयुर्वेद चिकित्सक कहता है कि उसका कारण क्या था, साहब इसको शोकज ज्वर है। शोक का कारण क्या था कि साहब ये इसकी वजह से शोक हुआ, दुख हुआ, उसकी वजह से उस कारण को भी दूर करेंगे। तो हमने कारण भी दूर कर दिया, कॉजेटिव फैक्टर को भी दूर कर दिया, और उसके लक्षण जो टेम्परेचर शरीर का बढ़ना था, जो शरीर गर्म हो रहा था, वह भी दूर हो जाएगा। इसका मतलब यदि अपन डॉक्टर साहब इसको यदि सही तरीके से व्याख्या करें, इसका विश्लेषण करें, तो आयुर्वेद जो है ये एक सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट हो गया। बिल्कुल, पूरे सिस्टम को ठीक कर रहा है। बिल्कुल। और यदि हम एलोपैथी की बात करें तो एक लाक्षणिक चिकित्सा, मतलब जो लक्षण जो है लाक्षणिक चिकित्सा है, तो ये लाक्षणिक चिकित्सा हो गई। तो ये तो बहुत बेसिक अंतर है इन दोनों चिकित्सा पद्धतियों के अंदर में। इसी तो मैंने कहा कि चिकित्सा का पर्यायवाची शब्द ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। बिल्कुल सही कहा आपने। चलो ट्रीटमेंट कराने चले, चलो चिकित्सा कराने चले, दोनों में फर्क है। तो डॉक्टर साहब फिर ऐसी स्थिति में जब जैसे आज की जो लाइफस्टाइल जो डिजीज है, जो जैसे बीपी हो गया, शुगर हो गया, अब चूंकि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान तो मानता है कि बीपी का परमानेंट क्योर नहीं हो सकता, बीपी ठीक हो ही नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल, जिंदगी भर उनको मेंटेन करना है। शुगर जो है इसको भी जिंदगी भर आपको मेंटेन करना है। तो आयुर्वेद की दृष्टिकोण से इन दोनों बीमारियों का क्या परमानेंट क्योर उपलब्ध है? बिल्कुल। और क्या ऐसी अवस्था में बहुत लंबे ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है या कुछ समयबद्ध तरीके से इन बीमारियों को? आपने बड़ी अच्छी बात कही। ब्लड प्रेशर का उपचार निश्चित रूप से आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के जो बड़े चिकित्सक हैं, बड़े वैज्ञानिक, उन्होंने आधिकारिक तौर पे कहा है, तो निश्चित रूप से ब्लड प्रेशर का स्थायी हल नहीं हो सकता। डायबिटीज का स्थायी हल नहीं हो सकता। लेकिन मैं कहता हूं कि डायबिटीज की वजह से जो दुख हो रहा है उसका स्थायी उपचार हो सकता है। मुझे एक घबराहट हुई, मैं डॉक्टर के पास में गया, तो डॉक्टर ने बोला, मुझे तो घबराहट थी, मुझे बीपी नहीं था जी। डॉक्टर ने बोला ब्लड प्रेशर है। आयुर्वेद के चिकित्सक के पास में गया तो उसने उसको एक नया नाम दिया। दुनिया चल रही है जो ज्यादा दिख रहा है उसके आधार पर, तो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान एक बड़ी स्थापित व्यवस्था, उन लोगों ने उसको एक नाम दे दिया। जरूरी नहीं कि उसका वो नाम ही आदर्श हो। बिल्कुल। मैं उसको, जैसे एक आदमी को सर्दी जुकाम हो रहा है तो मैंने कहा कि प्रतिश्याय है। आपने कहा, आप एलोपैथी के चिकित्सक यदि हैं तो आपने बोला कि साइनोसाइटिस हो गया। ये जरूरी नहीं कि प्रतिश्याय सही है या साइनोसाइटिस नाम ही सही है जी। आपको लक्षण क्या हो रहे हैं उसके आधार पर चिकित्सा करनी है, उसका कारण क्या उसके आधार पर चिकित्सा करनी है। तो हमारे पास जब एक व्यक्ति आता है, उसने बोला कि ब्लड प्रेशर, हम बोलते ब्लड प्रेशर मत कहिए, आपको तकलीफ क्या? मुझे नींद नहीं आती। आप ब्लड प्रेशर के उपचार करने के लिए डॉक्टर के पास नहीं गए थे। बिल्कुल। आपको एक दिन घबराहट हुई तो आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बताया ब्लड प्रेशर। हाँ। आपको एक दिन नींद नहीं आ रही थी तो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बताया ब्लड प्रेशर। आपको शरीर का वजन कम हो रहा है, उसके लिए आप डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बताया डायबिटीज। आपको नसों में दर्द हो रहा तो डॉक्टर ने बताया डायबिटीज। अब मैं अगली बार में क्या करने लग गया, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का एक प्रिविलेज है कि वो इतना स्थापित हो गया है, लोगों के जहन में इतना बैठ गया है कि मुझे जब तकलीफ होती है, हाथ पैर में दर्द होता है, तो एक लेमैन भी आज गांव का व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर साहब मेरे को मलेरिया हो गया कहता है। डॉक्टर साहब मेरे को टाइफाइड हो गया बोलता है। एक व्यक्ति भी ये नहीं कहता कि डॉक्टर साहब मेरे को ना हाथ पैर में दर्द हो रहा है, मेरे को शरीर गर्म हो गया, ऐसा नहीं कहता। एक व्यक्ति भी हमारे पास तो रोज का ये क्रम है कि व्यक्ति आके बोलता है डॉक्टर साहब मेरे को ब्लड प्रेशर हो गया तो इलाज कर दो, डॉक्टर साहब मेरे को डायबिटीज हो गई तो इलाज कर दो। हम कहते हैं भाई तुम डायबिटीज के चक्कर में क्यों पड़े हो? डायबिटीज तुम्हारी परेशानी नहीं, डॉक्टर की परेशानी है। बिल्कुल बिल्कुल। तुम अपनी परेशानी अपने शब्द में बताओ। जैसे एक व्यक्ति को ब्लड प्रेशर बढ़ा, ब्लड प्रेशर के लिए आपने एक एम्लोडिपिन या एटेनोलॉल नाम की एक औषधि दे दी। एक बड़े अच्छे एलोपैथ के चिकित्सक के शब्द थे, मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि 50 मिलीग्राम का एटेनोलॉल नाम का एक द्रव्य है, एक फार्मूला है, जिसको आपने
पेशेंट को दिया ब्लड प्रेशर के लिए, वो शरीर में जाकर के एक प्रकार का स्पार्क उत्पन्न करता है जो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में मदद करता है। हो सकता है एक व्यक्ति को 49 स्पार्क की आवश्यकता है, हो सकता है एक व्यक्ति को 40 स्पार्क की आवश्यकता, हो सकता है एक को 45 स्पार्क की आवश्यकता है। बिल्कुल। अब 45 वाले को भी आप 50 दे रहे हैं, 42 की आवश्यकता वाले को भी 50 दे रहे हैं, तो वो आपके लिए नुकसान का कारण बनेगा। इसलिए एलोपैथी की ब्लड प्रेशर की दवाई खा करके भी नुकसान हो रहे हैं जी। आयुर्वेद कहता है कि ब्लड प्रेशर का मतलब हुआ कि हमारा जो हार्ट है वो इस टारगेट ऑर्गन तक खून की नलियों के माध्यम से ब्लड भेजने का काम कर रहा था। किसी कारण से वो ब्लड वहाँ पर्याप्त मात्रा में नहीं भेज पा रहा था, तो हार्ट ने अपना प्रेशर को बढ़ाया ताकि यहाँ तक पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की सप्लाई वो कर सके जी। किसी कारण से वो अवरोध हो रहा था, तो हार्ट को लगा कि यहाँ पे उतना ब्लड नहीं जा रहा, तो उसने अपना प्रेशर बढ़ाया जी। क्या गलत किया उस हार्ट ने? बिल्कुल, मतलब गलत नहीं किया। देखिए तो व्यवस्था उसने कुछ गलत नहीं किया, उसने तो आपके जीवन को रक्षा करने के लिए वो काम किया। एलोपैथ ने क्या किया कि भाई तू अपना प्रेशर बढ़ा रहे, तेरे प्रेशर को कम कर देते हैं। बिल्कुल। आयुर्वेद कहता है कि हमारे शरीर में पित्त नामक एक एग्जिस्टेंस है, वात पित्त और कफ, इसके आधार पर हमारा शरीर चलता है। पित्त का स्निग्ध गुण यदि बढ़ गया, पित्त के गुण होते हैं द्रवता, स्निग्धता, तरलता, प्रवाह करने का एक स्वभाव उसका होता है, ऐसे कुछ गुण आयुर्वेद शास्त्र में कहें। हम कहते हैं कि पित्त का स्निग्ध गुण यानी विस्कोसिटी बढ़ गई जी। और विस्कोसिटी बढ़ गई, एक पाइप से यदि पानी बहेगा तो बड़ी तेजी से बहेगा, उसी पाइप से आप तेल को प्रवाहित करेंगे तो धीरे बहेगा ना। बिल्कुल। और उसके तेल को यदि आपको प्रवाहित करना है तो आपको प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। बिल्कुल। वहीं पे और विस्कस कोई गाढ़ी चीज को आपको उसको घी आप उसमें डाल दें उस पाइप में, तो उसको प्रवाहित करने के लिए उसको और प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो वो अपनी परिस्थितियों के अनुरूप प्रेशर बढ़ा रहा है हमारा हार्ट, लेकिन आपने उसके प्रेशर को ही कम कर दिया। अच्छा। और आयुर्वेद कहता है कि स्निग्ध गुण बढ़ गया है यानी उसकी विस्कोसिटी बढ़ गई है, तो पित्त आपके शरीर में बढ़ गया। हम पित्त को ठीक करेंगे तो उसका स्निग्ध गुण यानी विस्कोसिटी कम हो जाएगी, तरलता उसमें आ जाएगी, अपने आप फ्लो हो जाएगा, बीपी नाम का लक्षण ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। ये तो बात वही हो गई है कि जो लक्षण थे एलोपैथिक जो है उसकी चिकित्सा कर रहे हैं और आयुर्वेद जो है वो डीपली जा करके उस हेतु की चिकित्सा कर रहा है। तो डॉक्टर साहब इसमें एक चीज़ और मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है, क्या आयुर्वेद में एक ही बीमारी के लिए किसी एक पेशेंट की अलग अलग चिकित्सा हो सकती है, अलग अलग औषधियाँ हो सकती है? क्योंकि जहाँ तक मेरी जानकारी है एलोपैथिक में तो लगभग एक जैसा ट्रीटमेंट है, जैसे दवाएं है सभी पेशेंट में। जैसे आपने अभी कहा भी कि जिसको 42 mg की आवश्यकता है उसको भी 50 mg दी जा रही है, जिसको 45 mg की उसको भी 50 mg दी जा रही है। तो आयुर्वेद के दृष्टिकोण से अलग क्या है? क्या किसी एक व्यक्ति को जो दो व्यक्तियों को समान बीमारी हो उनकी चिकित्सा अलग अलग हो सकती है, उनका डोज या उनकी जो दवाई है उसकी प्रकृति अलग अलग हो सकती है? देखिए आयुर्वेद शास्त्र की सूक्ष्मता, आयुर्वेद शास्त्र का जो बृहद सोच है, इसको इसी बात से आप सहमत हो जाएंगे कि करोड़ों लोग इस दुनिया में हैं, क्या एक व्यक्ति का चेहरा दूसरे व्यक्ति से मिलता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या एक व्यक्ति की कदकाठी दूसरे व्यक्ति से मिलती है? नहीं। क्या एक व्यक्ति की आवाज़ दूसरे से मिलती है? नहीं। कितनी भिन्नता है, यानी भिन्नता का स्तर कितना सूक्ष्म होगा। ऐसे में जब इतने यहाँ लोग स्टूडियो में जितने बैठे हैं, इसमें सब व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न हैं, बोलने में भिन्नता है, उसके चलने में भिन्नता है, उसके व्यवहार में भिन्नता है, उसके देखने में भिन्नता है, आवाज़ में भिन्नता है, उनके रंग रूप में भिन्नता है, उनके क्षमताओं में भिन्नता है, उनके सोने उठने के स्वरूप में भिन्नता है, चलने के स्वरूप में भिन्नता है। साहब आप एक व्यक्ति चल रहा है तो उसको पीछे से देख के कह सकते हैं कि कौन व्यक्ति चल रहा है, कितना सूक्ष्म विश्लेषण होगा। अब इतनी भिन्नता के बावजूद आप हर व्यक्ति के लक्षणों के लिए एक ही औषधि का प्रयोग करेंगे तो ऐसे काम कैसे बनेगा? क्या ये उचित होगा? तो कोई भी सभ्य समाज बोलेगा नहीं। एलोपैथिक चिकित्सा विज्ञान में जब कोई औषधियाँ काम करती है तो उसको हम ऐसा कहते हैं कि वो ड्रग ऑफ चॉइस होती है, यानी वो प्रभाव के आधार पर काम करती है। इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं। उसकी कार्मुकता की यदि बात करें, फार्मेको डायनेमिक्स की बात करें, आयुर्वेद शास्त्र जो है उसमें जो औषधियाँ हैं, जो मेडिसिन है, उसकी जो कार्मुकता की बात करते हैं तो वो केवल प्रभाव से काम नहीं करती है, वो कभी रस से काम करती, कभी गुण से काम करती, कभी वीर से काम करती, कभी उसके फिर प्रभाव से काम करती है। तो पैरासीटामोल जो है ये उस औषधि का प्रभाव है कि वो ज्वर नाशक है जी। आजकल गिलोय की बड़ी चर्चा है, तो बोले साहब कि बुखार के लिए पैरासीटामोल ना लेकर के गिलोय ले लें क्या? तो गिलोय का प्रभाव ज्वर नाशकता नहीं है जी। गिलोय अपने रस से, गिलोय अपने गुण से और कभी अपने वीर से
ज्वरनाशकता का काम करती है। प्रभाव उसका हो सकता है, लेकिन हमेशा केवल प्रभाव, हर व्यक्ति को गिलोय दे देंगे तो बुखार ठीक नहीं होगा। अच्छा, पैरासीटामोल से केवल लक्षणों को दबाना है। हमारे शरीर में जो ताप नियंत्रण केंद्र है उसमें जाकर के पैरासीटामोल काम करता है और उसको कम कर देता है। लेकिन देखिए कि यदि उसका कारण दूर नहीं हुआ तो कितना बड़ा शरीर के साथ ब्लंडर हो रहा होगा। एक भी बात अभी और उठी थी, हमारे किसी दर्शक ने पूछा था स्टूडियो में कि आयुर्वेद धीरे से काम करता है, बड़ा स्लो है। ये एक प्रकार का लोगों के जहन में जानबूझ करके डाल दिया गया एक मिथ है। बिल्कुल, ये गलतफहमी है। ये गलतफहमी है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का फिर में कहीं प्रिविलेज है कि अपनी बात को, अपने हित की बात को उसने पूरे समाज तक बहुत बड़े अच्छे से पहुंचा दिया। मैंने कहा ना कि एक लेमैन के भी बच्चे को दर्द होता है तो बोलता है साहब बच्चे के विशेषज्ञ डॉक्टर के पास जाना है। हाँ। एक लेमैन की पत्नी को कोई तकलीफ होता है बोलता है गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना है। लेकिन वो लेमैन ये नहीं कहता कि चलो किसी आयुर्वेद डॉक्टर के पास चलिए। तो ये आयुर्वेद के लोग ने ये काम नहीं कर पाया, मैं ऐसा कहता हूँ, इसलिए ऐसा हुआ। और एलोपैथ के जितने लोग थे, जितना भव्यता के साथ उन्होंने अपना प्रस्तुतिकरण किया, जितनी वजनदारी से कॉन्फिडेंटली अपनी बातें कही, समाज ने उसको स्वीकार कर लिया। तो ये कहीं ना कहीं इसका एक प्लस पॉइंट भी है। मैं आपको बता दूं कि आयुर्वेद शास्त्र कहता है कि एक तो आयुर्वेद के चिकित्सकों ने जो कुछ नुकसान पहुंचाया आयुर्वेद शास्त्र का, उसको मैं बता दूं कि एक मान्यता रहती है कि साहब आयुर्वेद धीरे से काम करेगा, 3 महीने दवाई खाना पड़ेगा। डॉक्टर बोलता था यार देखो धीरे से आराम मिलेगा, 3 महीने दवाई खाना। उसने इतनी सारी दवाइयां दे दी और आप लेकर के चले गए और 3 महीने आपको खाना। बिल्कुल। अब देखिए आयुर्वेद के लोग गलती भी करेंगे तो एक प्लस पॉइंट होता है कि आयुर्वेद धीरे से काम करता है। आपने दवाई खाया 15 दिन का, डॉक्टर साहब कुछ आराम नहीं मिला, धीरे से काम करता है आयुर्वेद, उसने कहा। आदमी भी खुश हो गया कि हाँ यार धीरे से काम करता, हो सकता है गलती तीसरे महीने में। ये एक्चुअली उस चिकित्सक की, जो जिसने चिकित्सा किया है, उसकी गलती को छिपाने का काम, व्यक्तिगत गलती कर रहा है। ये उसकी उसकी व्यक्ति की कमी है। आयुर्वेद शास्त्र की कमजोरी नहीं है, कमी नहीं है। बोले साहब 3 महीने तक दवाई खाओ, 30 महीने में आराम आएगा। यानी तीसरे महीने में 1 दिन कम बचे हैं तब भी आपको आराम नहीं मिलेगा, तीसरा महीना जैसी कंप्लीट हो तब आराम मिलेगा। ये केवल झूठ है। आयुर्वेद शास्त्र कुबड़े जी कहता है कि इदम प्रत्यक्ष फल दर्शनात्, या तुरंत फल दिखाता है। अर्थात इमरजेंसी को भी मैनेज कर सकता है। अच्छा। वर्तमान समय में आपके पास में कुछ एक व्यक्ति को यदि दर्द हो रहा है, हमने कुछ औषधियां दिया तो थोड़ा सा उसे पीड़ा का जो ड्यूरेशन है, दर्द का जो काल है, थोड़ा सा बढ़ेगा। आदमी इतना सुकुमार हो गया कि यार उसके पास एक विकल्प है क्या कि इंजेक्शन लगा दो, तो जो आयुर्वेद की औषधि से आपको 10 मिनट में आराम मिल रहा था वो उसमें 1 मिनट में मिल जाएगा, तो वहां उसका उपयोग कर ले। जी। उसमें कोई बुराई नहीं होना चाहिए। लेकिन आयुर्वेद को कहना कि ये धीरे से स्लो एक्टिंग है, इसके लिए मैं आपको बता दूं कि हर अलग अलग जगहों में, एलोपैथ में भी बुखार यदि आपको आ गया तो पैरासीटामोल से तुरंत बुखार ठीक हो गया, ये तो अच्छी बात है। यदि आपको ट्यूबरकुलोसिस हो गया तो कितनी देर में ठीक होगा बुखार? या तो 3 महीने में, या 6 महीने में, या 9 महीने में। वहां भी स्लो है ना। बिल्कुल। आपको कुछ ऐसी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होगी तो आपको जीवन भर दवाई खाना है, स्लो है ना। बिल्कुल। आपको ब्लड प्रेशर होगा तो जीवन भर दवाई खाना है, ये तो बहुत स्लो है ना। बिल्कुल। ये स्वार्थपरक है। बिल्कुल। ऐसे स्वार्थपरक है कि हमारे जहन में बिठा दिया गया कि आप तुम तो ठीक नहीं होगे। मेरा एक भाई है, वो दवाई बनाता है, उसका भी काम चलता रहे, इसलिए दवाई जीवन भर खाते रहो। मरीज भी जिंदा रहे, मरीज भी खुश रहे दुख में। हाँ। वो दवाई बेचने वाला भी खुश रहे, और चिकित्सक भी खुश रहे कि बार बार उसके पास आए। चिकित्सा का तात्पर्य ऐसा नहीं था कि एक व्यक्ति जीवन भर उसके पास आते रहे। बिल्कुल। चिकित्सा तो यायावर प्रजाति हुआ करती थी प्राचीन काल में, कि चिकित्सक अपने स्थान से निकल करके दूसरे स्थान पर जाता था, लोगों को निर्देश दिया करता था कि कैसे आप बीमार ना पड़े। आज चिकित्सक अपने केबिन से निकलता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। आज चिकित्सक किसी व्यक्ति को कभी उसने प्रिवेंटिव मेडिसिन की बात नहीं किया। बिल्कुल। आज चिकित्सक ने कभी उसको ये नहीं कहा कि तू ऐसा काम ना कर जिससे तू बीमार पड़ रहा है। बिल्कुल। तू बीमार पड़ गया तो मेरे पास आजा साहब, ये दवाई खा ले, ठीक हो जा। अगले महीने तू फिर बीमार पड़ेगा, फिर हमारे पास आना। बिल्कुल बिल्कुल। आयुर्वेद कहता है कि प्रयोजनम आयुर्वेदस्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। आयुर्वेद का प्रयोजन है स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, और यदि किसी कारण से वो बीमार हो जाए तो उसकी बीमारी को भी दूर करना। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ तो पहला कॉन्सेप्ट हमारा है प्रिवेंटिव मेडिसिन। बिल्कुल। तो उसको ये बताना कि कैसे आहार चर्या रहे, कैसे भोजन करे, कब भोजन करे, किस प्रकार का जीवन जिए जिससे वो बीमार ना पड़े। इसको हमारे यहाँ पे एक प्रिवेंटिव मेडिसिन हम बोल सकते हैं। एलोपैथ में PSM करके एक विभाग होता है जी।
प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन, वह भी कंप्लीट नहीं है आदमी को रोगों से मुक्त रखने के लिए अच्छा। समझाने में जी। तो आयुर्वेद का बड़ा बृहद स्वरूप है, और इसको जितना आप समझने का प्रयास करेंगे तो आप पाएंगे कि वास्तविक चिकित्सा जो है, वास्तविक रोगों से मुक्ति यदि किसी की करना है, व्यक्ति को जीवन में दुखों से यदि निवृत्ति लाना है, तो केवल आयुर्वेद से संभव है। आयुर्वेद कहता है कि आपको अभ्युदय और निःश्रेयस दोनों की प्राप्ति आयुर्वेद से हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभ्युदय अर्थात आपकी भौतिक जीवन में जो आप चाहिए, आयुर्वेद कहता है कि साहब इतने बजे उठना, ऐसा खाना, आपकी प्रकृति के लिए ऐसा खाना, आपकी प्रकृति के लिए इतने बजे ऐसा नहीं कहना, ऐसा बोलना, ऐसा नहीं बोलना, इतना करेंगे तो आप अच्छे रहेंगे। ऐसा यदि आप करेंगे तो बीमार नहीं पड़ेंगे, बीमार नहीं पड़ेंगे तो आपकी संपन्नता बढ़ेगी, तो आपको अभ्युदय की प्राप्ति होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद एलोपैथ ने तो निःश्रेयस के लिए कुछ कहा ही नहीं। कहा ही नहीं। आयुर्वेद शास्त्र कहता है कि आपको हमारे नियम का पालन करें तो आध्यात्मिक उन्नति भी होगी, निःश्रेयस भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल। आयुर्वेद में सुबह उठ करके प्रार्थना करना, ऐसे करके ईश्वर प्रणिधान करना, ईश्वर की उपासना करना, किसी के साथ गलत नहीं करना, ईर्ष्या का भाव नहीं रखना। आयुर्वेद में तो ये तक कहा, WHO ने भी इसको स्वीकारा है। WHO एक समय के था जब वो ह्यूमन स्टडी करता था, तो WHO कहता है कि ह्यूमन कॉन्स्टिट्यूशनल जेनेटिको वैरायटी के आधार पर व्यक्ति का अध्ययन करता था। ह्यूमन कॉन्स्टिट्यूशनल जेनेटिको वैरायटी के आधार पर मानव सभ्यता का, मानव का अध्ययन करता था। WHO ने उसमें आज एक शब्द जोड़ दिया है, कॉन्शियसनेस। अच्छा। मन। वो मन जो है वो आयुर्वेद का है। व्यक्ति के संदर्भ में यदि बात करें तो आयुर्वेद उसकी बात कहता है कि ह्यूमन कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्शियसनेस जेनेटिको वैरायटी के आधार पर आज व्यक्ति का अध्ययन करने लग गया। WHO ने भी स्वीकार कर लिया। बहुत बढ़िया। आयुर्वेद शास्त्र कहता है कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्षयोः, कि व्यक्ति के जन्म का कारण भी मन है और व्यक्ति की मृत्यु का कारण भी मन है। तो आयुर्वेद शास्त्र कहता है कि प्रज्ञापराध रोगों का कारण है। कितना बड़ा दर्शन है साहब, कि यदि धी धृति स्मृति बुद्धि इसका हीन योग, अतियोग या मिथ्या योग हो गया तो आप रोगी होंगे। बिल्कुल। एलोपैथ ने ऐसा तो नहीं कहा। बिल्कुल नहीं। एक व्यक्ति गाड़ी चला रहा है, देखिए बोले साहब साइकिल चला रहा है, मोटरसाइकिल चला रहा है, इंद्रियों का अतियोग करे, स्पीड बढ़ा दे जी, तो एक्सीडेंट होगा, परिणाम स्वरूप एक व्याधि होगी। बिल्कुल बिल्कुल। शास्त्र कहता है कि प्रज्ञा अपराध से ही व्याधि होती है। तो आपने अतियोग किया तो आपका एक्सीडेंट हुआ तो व्याधि हो गई। किस शास्त्र ने ऐसी गंभीर बात कही? बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए आयुर्वेद शास्त्र का बड़ा समग्र अध्ययन करने की आवश्यकता है, और आज हम लोग इस पर हमेशा चर्चा करते हैं। मैं आदरणीय कुबड़े जी आपको मैं बता दूं कि सिवनी में हम लोगों ने एक व्यवस्था बनाई जिसमें आप भी सम्मिलित हैं वैचारिक रूप से, कि एक आरोग्यपैथी हो। हमने एक आरोग्य श्री ग्राम नाम की संस्था बनाई। हम ऐसा कहते हैं कि हॉस्पिटल की अवधारणा से मुक्त एक ऐसा संस्थान जहाँ पे व्यक्ति के तन और मन दोनों का उपचार हो जाए। बिल्कुल। तो हमारे मुख्य मार्गदर्शक है आदरणीय सुनील जी द्विवेदी, जिन्होंने इस आरोग्य श्री ग्राम की परिकल्पना किया और उसको एक ऐसी व्यवस्था बनाई कि समाज का हर वर्ग स्वीकार करे। बिल्कुल। एक व्यक्ति बोलता है कि साहब मेरे को एलोपैथी, मैंने कसम खाया कि एलोपैथी की दवाई नहीं लूंगा। एक ने बोला कि मैंने कसम खाया कि मैं आयुर्वेद की दवाई नहीं लूंगा। तो सुनील जी द्विवेदी कहते हैं कि आपको कसम खाने की आवश्यकता नहीं है, एक मध्यस्थ दर्शन की आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल। एक मध्यस्थ व्यवस्था की आवश्यकता है, एक ऐसी चिकित्सा व्यवस्था की आवश्यकता है, पैथी की आवश्यकता है, जिसमें जो व्यक्ति के लिए जो जहां जहां से हितकारी उसको हमने ला करके एक छत के नीचे ला दिया और वहां पे आपकी चिकित्सा के लिए हमने संपूर्ण चिकित्सा की व्यवस्था बनाई। हम ऐसा हमेशा कहते हैं कि चिकित्सा जब तक मन की नहीं होगी तब तक चिकित्सा, तन अकेले की यदि आपने चिकित्सा कर दी तो पूरा नहीं है, बिल्कुल संपूर्ण चिकित्सा नहीं है। बिल्कुल। तो आयुर्वेद शास्त्र ने तन की चिकित्सा तो किया, साथ साथ मन की भी चिकित्सा किया। तो मैं हमेशा जनरली अपने लेक्चर में कहता हूं कि जब आपकी मन की चिकित्सा हुई तन की चिकित्सा के साथ साथ, तभी आपको आदर स्वास्थ्य मिलेगा। तो हम ऐसा कहते हैं कि तथा विद्येषु शरीरेषु परफेक्ट हेल्थ आश्रयम गत्वा, कि ऐसे शरीर में जिसमें मन की चिकित्सा भी होगी, उसकी तन की भी चिकित्सा होगी, तब ऐसे शरीर में आदर स्वास्थ्य हो सकता है। और ये सामर्थ्य जो है डॉक्टर साहब, मुझे ऐसा लगता है अब चूंकि आयुर्वेद के प्रति जितनी चीज़ें आपने बताई है, ये हमारे लिए तो एक प्रकार से नया, क्योंकि हम तो आयुर्वेद को एक मात्र एक चिकित्सा पद्धति और चिकित्सा भी क्या है ट्रीटमेंट के तौर पर हम देखते थे। आज आपसे बात करके ऐसा लग रहा है कि आयुर्वेद तो बहुत बृहद विषय है, एक बड़ा दर्शन है और बहुत बड़ा दर्शन है और बहुत सूक्ष्म दर्शन है। तो मुझे लगता है, और आपके चूंकि आरोग्य श्री ग्राम में मुझे भी जाने का सौभाग्य मिला है, तो मैंने देखा है वहाँ पे किस तरीके से आप एक एक पेशेंट को एक
अलग तरीके का वातावरण, अलग तरह के खान पान और अलग तरीके की चिकित्सा एक एक व्यक्ति के लिए अलग से आप कुछ करके और आयुर्वेद के माध्यम से, और चूँकि योग भी इसके साथ में आपने जोड़ा हुआ है, बिल्कुल। तो योग है, आयुर्वेद है, मेडिकेटेड फूड, वाटर, आपने पूरी एक व्यवस्था बना रखी है। तो निश्चित तौर पर वहाँ पर तो हमने बहुत ऐसे पेशेंट जो लाइलाज, जिसको मेडिकल साइंस मानता है कि ये लाइलाज है, ऐसे पेशेंट को भी ठीक होते हुए देखा है। तो क्योंकि आज आयुर्वेद के विषय में हमारी लंबी बातचीत हुई है, हमारी जिज्ञासा तो और बड़ी है, और आज ये सौभाग्य हमें ताप्ती दर्शन स्टूडियो में बैठ करके मिला है। तो मेरा तो आपसे निवेदन रहेगा कि समय समय पर हम योग के विषय पर, आयुर्वेद के विषय पर, और ये जो पूरा प्राकृतिक चिकित्सा का जो दर्शन है, जो भारतीय पुरातन दर्शन रहा है, शाश्वत रहा है, हमेशा से रहा है, और इसी के आधार पर भारत ने अपने जीवन को जिया भी है, हमारे पूर्वजों ने, और एक स्वस्थ लंबा जीवन जिया है उन्होंने सैकड़ों वर्षों का। तो इसकी प्रासंगिकता, इसकी आवश्यकता के ऊपर हम समय समय पर इसकी चर्चा करते भी रहेंगे। बिल्कुल। और निश्चित तौर पर इस बातचीत का सारा लाभ जो है, जो हमारे दर्शक रहेंगे, आपको भी इस सारी जो बातचीत है, क्योंकि ऐसे एक्सपर्ट जो सच्चे मन से, बगैर किसी लोभ और लालच के, जो चिकित्सा के क्षेत्र में जुड़े हुए ऐसे जो हमारे चिकित्सक हैं, इनका मार्गदर्शन, इनका सहयोग, इनकी जो बातें हैं, इनका जो नॉलेज है, उसका फ़ायदा हम सबको मिलता रहे समय समय पर। तो हम आज डॉक्टर साहब से निवेदन करेंगे कि समय समय पर आकर के हमें इस तरीके का मार्गदर्शन दें, ताकि हम अपने जीवन को रोग मुक्त कर सके, स्वस्थ कर सकते, निरामय कर सके। तो बहुत बहुत प्रणाम आप सभी को, और डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप धन्यवाद स्टूडियो में आए हैं, और पुनः आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता महसूस करेंगे। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, विशेष रूप से ताप्ती दर्शन और ताप्ती दर्शन के जो दर्शक हैं, जो इसको देख रहे हैं। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से मैं बताता हूँ कि आरोग्य श्री ग्राम एक ऐसी अवधारणा है जहाँ पे व्यक्ति के तन और मन दोनों को स्वस्थ करने के लिए हम संकल्पित हैं। एक पूरा टीम वर्क हमारे साथ आरोग्य श्री ग्राम में हम काम कर रहे हैं, जो एक स्थान विशेष न होकर के पूरे देश में हम इस विषय को लेकर के लोगों के बीच में जा रहे हैं। और हमारा उद्देश्य है कि आरोग्य श्री ग्राम के माध्यम से देश का हर एक व्यक्ति, अंतिम छोर तक का व्यक्ति तन और मन से स्वस्थ हो जाए। हम अकेले इसको कर पाएंगे ऐसा नहीं है हमारा उद्देश्य। हम तो चाहते हैं कि इस विचार को हम लोगों तक लेकर के जाएं, खास करके चिकित्सक समाज के बीच में, और एक बीच की एक व्यवस्था बना करके एक ऐसी पैथी बनाएं जिसमें सब पैथियों का समावेश हो। और उसके साथ हम, आफ्टर ऑल हमारा उद्देश्य होना चाहिए, हमारा मोटो होना चाहिए कि ह्यूमन वेलफेयर। तो मैं आग्रह ना रखूं कि मैं आयुर्वेद से ही चिकित्सा करूंगा, मैं आग्रह ना रखूं कि मैं एलोपैथी से ही चिकित्सा करूंगा या किसी अन्य पैथी से ही चिकित्सा करूंगा। इस आग्रह को छोड़ करके हम स्वतंत्र रूप से व्यक्ति के लिए क्या उचित है, इस दिशा को ध्यान में रखते हैं, इस विषय को ध्यान में रखते हैं, यदि हम चिकित्सा, मेरे जितना भी चिकित्सक बंधु हैं, हमारे चिकित्सक डॉक्टर्स हैं, वो यदि इस प्रकार से यदि चिकित्सा करेंगे तो निश्चित रूप से हम पूरे देश में एक स्वस्थ समाज की स्थापना कर सकते हैं। तो एक बार पुनः आप सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। ओम।